स्वागत है दोस्तों आप सभी का राम आईएएस पर। मेरा नेम है ऋचा। मेडिवल हिस्ट्री में हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे। दिल्ली सल्तनत में आज हमें खिलजी वंश पढ़ना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी और भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्सेज ले सकते हैं। ये ऑप्शनल की फी है, साथ ही में ये जीएस की फी है। आप अगर नोट्स परचेस करना चाहें तो 2500 में आपको फुल नोट्स मिल जाएंगे जीएस के, यूपीएससी के, जिसमें आपका प्री एंड मेंस जो होगा वो बोथ इंक्लूडेड होगा। तो आप 2500 में फुल नोट्स भी ले सकते हैं। नोट्स वगैरह के लिए, कोई भी इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत के अंदर ही टोटल जो है इसमें 5 वंश थे, जिसमें हम एक वंश ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम खिलजी वंश पढ़ेंगे। खिलजी वंश को देखिए खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब खिलजी प्लस फखरुद्दीन जो थे, इन्होंने इसमें स्थापना की। लेकिन इसमें हम देखें कि जो खिलजियों का काल था उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल था। इसमें बहुत ज्यादा विकास हुए। दिल्ली सल्तनत जो था ये अपने बहुत ज्यादा चरम पर पहुंचा। एक बहुत ज्यादा इसका उत्कर्ष हुआ। जैसे हम देखते हैं कुछ विद्वान इसे जो है खिलजी क्रांति के नाम से भी नेम देते हैं। तो खिलजी वंश को कुछ विद्वानों का मानना ये है कि ये जो है ये एक खिलजी क्रांति थी जो खिलजी के टाइम पीरियड में आई थी। इसके हम देखते हैं कि जैसे खिलजी प्लस फखरुद्दीन ने खिलजियों को तुर्कियों की 64 जातियों में से एक बताया। जो फखरुद्दीन है वो खिलजी वंश जो है उसमें ऐसा बताते हैं कि जो तुर्कों की 64 जातियां थी तो उसी में से एक जाति जो है वो खिलजी वंश की थी। ठीक है, ये जाति जो है ये अफगानिस्तान के हेलमंद नदी के तटीय क्षेत्रों के आसपास के जो इलाके थे वहां पर बसी हुई थी, और वो जो एरियाज थे, वो जो इलाके थे, उन्हें खिलजी नाम से जाना जाता था, जिसमें बाद में ये जो डायनेस्टी कही गई वो खिलजी वंश इसे कहा गया। अब देखिए इसके अगर शासकों की बात करें खिलजी वंश में, तो पहले थे जलाउद्दीन खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर शहाबुद्दीन उमर, फिर मुबारक शाह और खुसरो शाह। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1290 से 1320 तक। ठीक है, इसमें अब कहानी जो है, हम पहली कहानी देखते हैं जलालुद्दीन खिलजी की। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इनका जो टाइम पीरियड था 1290 से 1296, यानी 4 इयर्स इनका टाइम पीरियड था। 4 ईयर तक ये शासन करते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। तो खिलजी वंश के संस्थापक जो था वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा उदार प्रकृति का सुल्तान था। अगर लोग गलतियां करते थे तो ये उन गलतियों को उनको सजा देने की बजाय या उनका दमन करने की बजाय ये उनको माफी दे दिया करता था, यानी क्षमा कर दिया करता था, दंडित नहीं करता था। इसके कुछ हमें एग्जाम्पल मिलते हैं, जैसे कड़ा का जागीरदार मलिक छज्जू जो था, जो बलबन का भतीजा था। बलबन अभी हमने इससे पहले वाली स्टोरी में पढ़ा था, जहां रजिया सुल्तान और बलबन इन सभी की कहानी पढ़ी थी। तो याद रखिएगा, मलिक छज्जू बलबन का भतीजा होता है। जमींदार कहाँ का होता है? कड़ा का जमींदार होता है। अभी जो कड़ा का क्षेत्र था उस पर ये इसने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। तो सुल्तान ने उसे उस विद्रोह का दमन करने के बाद उससे जो मलिक छज्जू था उसे क्या किया? दंडित नहीं किया, बल्कि उसे शांति पूर्वक उसे मुल्तान भेज देता है। मलिक छज्जू को कहाँ भेज देता है? मुल्तान भेज देता है, और उसके स्थान पर जलालुद्दीन जो है वो अपने भतीजे अलाउद्दीन को नियुक्त करता है। अभी याद रखिएगा, कड़ा का जागीरदार कौन था? मलिक छज्जू था। मलिक छज्जू क्या करता है? कड़ा पर विद्रोह कर देता है, जिस पर उसे माफ कर देता है जलालुद्दीन, और उसे कहाँ भेज देता है? उसे भेज देता है मुल्तान। उसके अलावा उसके स्थान पर जलालुद्दीन जो है अपने भतीजे अलाउद्दीन को कड़ा का जागीरदार नियुक्त कर देता है। अब यहीं से हम देखेंगे कि जो अलाउद्दीन खिलजी की कहानियां जो हैं वो स्टार्ट होंगी, और आगे जो है नेक्स्ट राजा वो कैसे बनता है, यहीं से कहानी जो है वो देखेंगे। एक और एग्जाम्पल मिलता है सीढ़ी मौला, जो फारस
के संदेह के रूप में इसे फांसी की सजा दी गई थी। यानी सीढ़ी मौला एक पर्सन थे, फारस के संत थे, उन्होंने ये संदेश भिजवाया था जलालुद्दीन के लिए। अब ये देखिए, हो सकता है इसलिए भिजवाया गया हो कि वो इसकी प्रवृत्ति देखना चाहते हो, संत थे इसलिए जलालुद्दीन की प्रवृत्ति देखना चाहते हो कि क्या ये ऐसे ही फेमस है या रियली में अगर इसके सामने कोई प्रॉब्लम्स आए या कुछ आए तो ये क्या तब भी लोगों को माफ करेगा। इसके बारे में ज्यादा इसकी राजनीतिक उपलब्धियां वगैरह नहीं मिलती हैं। इसके काल में मंगोल आक्रमण हुए थे। मंगोल आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? अब्दुल्ला द्वारा किया गया था, तो जिसे जलालुद्दीन ने विफल कर दिया था। तो मंगोलकारी जो आक्रमण होते हैं वो पहला जो आक्रमण होता है वो विफल कर दिया गया था। पहला आक्रमण जो है ये विफल कर दिया गया था। दूसरा मंगोल आक्रमण जो है वो मंगोल नेता हलाकू के पौत्र, पहला जो है वो किसके द्वारा किया गया? अब्दुल्ला के द्वारा किया गया। एग्जाम्स में पूछा नहीं जाता, बहुत ज्यादा आपको वर्णन नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है कि मेडिवल हिस्ट्री में इतने सारे फैक्ट हैं तो हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद रखेंगे। बिल्कुल परेशान नहीं हुई, बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं याद रखने होते, छोटी छोटी बातें याद रखनी होती है और उन्हीं छोटी छोटी चीजों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला आक्रमण विफल कर देता है। दूसरा मंगोल आक्रमण जो है वो मंगोल नेता हलाकू के पौत्र उल्गू के नेतृत्व में किया गया था। अब बाद में ये जो उल्गू है वो जलालुद्दीन की शरण ले लेता है और बोलता है कि मुझे क्या है, आप इंडिया में ही जगह दे दीजिए। तो ये क्या करता है, इंडिया में ही रहने लगता है और उल्गू बाद में इस्लाम धर्म भी जो है वो ये स्वीकार कर लेता है। तो सुल्तान जो है यानी जो जलालुद्दीन था, जलालुद्दीन खिलजी, वो अपनी पुत्री का विवाह जो है वो उल्गू के साथ कर देता और दिल्ली के आसपास का जितना भी क्षेत्र था वो उसने किसमें, देखिए दहेज में नहीं दिया था, वो उसने किसमें दिया था? दान में दिया था। अब अपनी बेटी की शादी करता है तो ऐसा भी कह सकते हैं कि दहेज में दिया, लेकिन वो जो एरिया था दिल्ली के समीपवर्ती का एरिया वो उसने किसमें दिया था? दान में दिया था। जो कि मंगोल जो है, बाद में जो मंगोल हैं वो नो मुस्लिम नाम से जाने लगे क्योंकि उन्होंने मंगोल जो थे वो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और इंडिया में ही बस गए। अब इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती है। 1292 में भिलसा का अभियान किया था अलाउद्दीन खिलजी। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो था इसे जागीरदार बना दिया गया अलाउद्दीन खिलजी को। तो इसका ये जो भिलसा का अभियान था ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभियान था, ये आपको याद रखिएगा। 1292 ईस्वी में जब ये कड़ा का जागीरदार था तब ये भिलसा का अभियान करता है अलाउद्दीन खिलजी, अपने चाचा के कहने पर ही करता है, जिसमें इसे बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, लेकिन जब ये देवगिरी का अभियान करता है 1296 ईस्वी में तब इसके चाचा की अनुमति नहीं होती है, ये अपने चाचा की अनुमति के बिना देवगिरी का अभियान करता है। अब देखिए, अब ये इसके अभियान करने का मोटिव क्या था? अब जब ये पहला अभियान करता है उसमें भिलसा का अभियान, इसमें ये सक्सेसफुल रहता है, इसे बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति होती है, तो इसके मन में जो है वो लालच उठने लगा था। अब ये जो अलाउद्दीन खिलजी है ये महत्वाकांक्षी होने लगता है। यहीं से जब ये भिलसा की जीत करता है, अब इसे बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति होती है, तो अब इसके मन में ये लालच उठता है कि जागीरदार ही क्यों, अब आगे चल के मैं क्या कर सकता हूँ, राजा भी बन सकता हूँ। आर्थिक दृष्टिकोण से जो देवगिरी का अभियान था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत ज्यादा सफल हुआ था। यहाँ पे इसे बहुत, ये इसकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट और बहुत ही निर्णायक कह सकते हैं अभियान। क्यों? क्योंकि देवगिरी अभियान से लौटने के बाद अलाउद्दीन ने क्या किया था, कड़ा के ही क्षेत्र में अपने चाचा को बुलाकर 20 जुलाई 1296 ईस्वी, चाचा कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। अब ये जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था तो अलाउद्दीन खिलजी का कौन होगा? चाचा ही होगा, सिंपल है। तो ये क्या करता है, अपने चाचा की हत्या कर देता है और अपने आप को ही कड़ा में ही सुल्तान घोषित कर देता है दिल्ली सल्तनत का। तो अपना पहला अभियान जो है ये कहां पर राज्याभिषेक जो है, पहला राज्याभिषेक अलाउद्दीन खिलजी का वो कहां हुआ था? कड़ा पर हुआ था। तो आपको ये याद रखना है कि इसका फर्स्ट राज्याभिषेक जो था वो कड़ा में हुआ था। फर्स्ट राज्याभिषेक कड़ा में हुआ था। उसके बाद अगेन ये दूसरा राज्याभिषेक भी करवाता है 22 अक्टूबर
1296 में दिल्ली में। अब ये दूसरा राज्य अभिषेक इसने क्यों करवाया होगा? देखिए, अभी से जो राजा बनना था मेनली वो दिल्ली सल्तनत का बनना था, तो दिल्ली के जनता के समक्ष भी अगर ये अपना राज्याभिषेक करवाएगा तो इससे पता चलेगा ना कि उनका सुल्तान कड़ा में तो ये अपना राज्याभिषेक करवाता है, वहां का ये जागीरदार होता है। मेनली जो सत्ता चलती थी वो दिल्ली से चलती थी, मेन जो सेंटर पॉइंट था वो दिल्ली था। तो अब जो हमें कहानी देखनी है वो अलाउद्दीन खिलजी की देखनी है। देखिए, खिलजी वंश में जो सबसे इंपॉर्टेंट शासक है वो अलाउद्दीन खिलजी ही है। उसके बाद के जो शासक आते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, और यहीं से माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद ही खिलजी वंश का जो है लगभग पतन जो था वो स्टार्ट हो गया था, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शासक नहीं है। जलालुद्दीन खिलजी जो था वो था शासक, लेकिन देखिए उसमें एक नीति जो थी वो एक काफी उदारवादी शासक था, और उदारवादी शासक होने के कारण भी उसके साम्राज्य में बहुत सारे लोगों ने फायदा उठाना स्टार्ट कर दिया। अमीर वर्ग ने फायदा उठाना स्टार्ट कर दिया था। अब उस अमीर वर्ग ने कैसे फायदा उठाना स्टार्ट कर दिया था अभी हम देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा सा कहानियां देखते हैं। ये बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी शासक था। इसने विद्रोहों के प्रति कानून बनाया था। सैनिक कानून बनाकर जो भी विद्रोह होते थे उनका दमन करने में बहुत ही ज्यादा ये सक्सेसफुल हुआ अलाउद्दीन खिलजी। सैनिक सुधार किए, बाजार सुधार किए, साथ ही में आर्थिक सुधार किए। ये जो पूरी कहानी है ये भी हम देखने वाले हैं, क्योंकि पहले मलिक काफूर के बारे में देखने से पहले जान लें कि आखिर मलिक काफूर जो था कौन। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि वो एक बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी शासक था। साथ ही में ये जो है एक महान विजेता था। उसके अलावा महान विजेता होने के साथ साथ कुशल राजनीतिज्ञ था, कुशल प्रशासक था। मध्यकालीन भारत का अगर कहा जाए, क्वेश्चन ये आए कभी भी कि मध्यकालीन भारत का प्रथम अर्थशास्त्री किसे जाना जाता है, तो वो अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है, क्योंकि इसने अपने टाइम पीरियड में अपने प्रांत में ऐसे ऐसे रिफॉर्म किए थे कि आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल सुन के चकरा जाएगा। ये उस टाइम पे भी लोग जो है उनका इतना दिमाग चलता था, इतनी जो जबरदस्त नीतियां जो है ये उस टाइम पे भी अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत बढ़िया बढ़िया बनाई थी। और टैक्सेस जो है, टैक्सेस का जो रेशियो था वो उनके अकॉर्डिंग यानी एरियाज के अकॉर्डिंग था। जहां फर्टाइल एरिया ज्यादा है तो वहां पे टैक्सेस की मात्रा जो थी वो ज्यादा थी। अभी हम आगे की कहानी में देखेंगे। इसने अपने अलाउद्दीन खिलजी ने खुद के सिक्के चलवाए थे, और उन्हीं सिक्कों में इसने सिकंदर इस्तानी यानी द्वितीय सिकंदर भी उत्कीर्ण करवाया था। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए, ये जो है ये वनडे एग्जाम्स वगैरह में क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं कि द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। यहाँ पे आपको ये छोटी सी कहानी जो है वो याद रखनी है। अब जलालुद्दीन के समय में ही ये जो था अलाउद्दीन को आमीर तुजुक समारोहों का ये जो था प्रधान भी था, जिसमें अब इसे जो है जब ये समारोह का प्रधान भी था, साथ ही में कड़ा का जागीरदार भी था, तो इसे बहुत सारी कहानियां जो है वो अमीरों के बारे में पता चली थी कि अमीर लोग जो हैं वो राजाओं को सत्ता से किस प्रकार से उखाड़ फेंकते हैं, किस प्रकार से उनके खिलाफ जो है वो षड्यंत्र रचते हैं। तो इसने बहुत सारे सफल अभियान करता है। अब विद्रोहों के कारण और उनकी पहचान की नीति जो थी वो कैसे देखते हैं, यानी जो अमीर वर्ग था या जो और भी लोग थे वो क्या करते थे, राजा के प्रति षड्यंत्र करते थे। तो उन षड्यंत्रकारियों को ही अलाउद्दीन खिलजी ने खत्म कर दिया। वही कहानी देखेंगे कि कैसे खत्म करता है। अब साम्राज्य में कुछ वर्ग ऐसे थे जिनके पास बहुत ज्यादा अनावश्यक धन जो था वो उत्पन्न हो गया था। अब जब अनावश्यक धन उत्पन्न हो गया था, उनके पास जितनी जरूरत है उससे एक्स्ट्रा है, तो वो क्या करेंगे, अब लोगों को लीड करने लगेंगे। और लोगों को जब लीड करने लगेंगे तो हो सकता है कि वो एक गुट बना ले और अपने समर्थक जो है वो इकट्ठा कर सकते थे। और अमीर वर्ग जो थे वो करते भी यही थे, तो उनका दमन करने की इसने कुछ नीतियां अपनाई। अब जैसे कि जो लोग हैं जिन्होंने भूमि जो है वो गलत तरीके से हथिया ली है, या फिर गलत तरीके से उन्हें इनाम या पेंशन दिया जा रहा है, तो उन पैसों पर उसने टोटली रोक लगवा दी। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, पहले जो है वो सेना विभाग वगैरह में था, लेकिन उसे अब अभी भी पेंशन दिया जा रहा है, तो अगर वो पेंशन जो है किसी व्यक्ति को गलत तरीके से दिया जा रहा है,
अभी भी जो कुछ हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो पैसे दे के बन जाते हैं, जैसे राशन कार्ड वगैरह आप कह लीजिए। तो ये इसी टाइप से आज भी जिन्हें राशन वगैरह की जरूरत भी नहीं है उन्हें भी मिल जाता है। तो इसी टाइप से हम देखते हैं, या बनिए लोग जो होते हैं वो जनता को राशन जो है वो देते ही नहीं है। तो इसी टाइप से यहाँ पे भी अलाउद्दीन खिलजी ने ये चीज महसूस की कि ये लोग जो है ये विद्रोह कर सकते हैं। तो इनकी जितनी भी जो एक्स्ट्रा लोगों को पेंशन वगैरह दी जा रही थी या भूमि का अधिग्रहण उन्होंने किया था, तो उस पर टोटली जो है इसने रोक लगा दी। अब इसने ये भी कर दिया कि इसने स्वयं भी शराब पीना छोड़ दिया तथा मद्यपान की बिक्री पर इसने क्या कर दिया, रोक लगा दी। अब जो अमीर वर्ग था वो एक जगह इकट्ठा होता था, मद्यपान वगैरह करता था, साथ ही में वहीं पे नीतियां बनाता था। तो इसने खुद भी, ये अलाउद्दीन खिलजी जो था ये खुद भी ड्रिंक करता था, शराब पीता था। तो इसने खुद भी शराब पीना छोड़ दिया और मद्यपान की बिक्री पर डायरेक्ट रोक ही लगवा दी कि यहाँ पे जो मद्यपान है वो होगा ही नहीं और बिकेगा भी नहीं। साथ ही में सामाजिक समारोह, जो अमीर वर्गों के सामाजिक समारोह होते थे, या जो आपस में ये लोग क्या करते थे, वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते थे। अब जब वैवाहिक संबंध दो कुलों या दो गुटों में हो जाएगा तो उनसे जो उनकी स्थिति होती है, जो उनका आपसी प्रेम होता है, वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में हम देखते हैं कि उनके बीच जो है वो आपसी संबंध जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इसमें क्या करना है, स्टार्ट कर दिया, सामाजिक समारोहों और वैवाहिक संबंधों पर नियंत्रण स्थापित कर दिए। इसने कहा कि अगर आपको, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि अगर आपको वैवाहिक संबंध जो है वो स्थापित करने हैं तो पहले आपको मेरी अनुमति लेनी पड़ेगी। और जो अलाउद्दीन खिलजी था वो पहले जांच पड़ताल वगैरह करवाता था, वरना अगर कोई जो है वो अगर राजा की अनुमति नहीं लेता है तो समारोह या फिर वैवाहिक संबंध जो है वो राजा की अनुमति के बिना नहीं हो सकते थे। तो ये एक रोक लगाई। नेक्स्ट जो है, इसने सामंतों की संपत्ति जो है वो जब्त कर लिया और जो इनाम या फिर जो वक्फ की भूमि जो हुआ करती थी उसे इसने किसमें परिवर्तित कर दिया, खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। ठीक है। उसके अलावा अमीर लोग जो थे ये आपस में क्या किया करते थे, दावत वगैरह किया करते थे। तो इन दावतों पर भी रोक लगवा दिया, मद्यपान पर भी जो इसने रोक लगवा दिया था। इसकी गुप्तचर व्यवस्था पर इसने अपनी जो गुप्तचर व्यवस्था थी वो बहुत ज्यादा मजबूत बना ली थी। लोग पहले क्या करते थे कि गुप्तचरों के माध्यम से अपने गुट बना लिया करते थे। ये भी एक प्रॉब्लम हमें मेडिवल हिस्ट्री में देखने को मिलती है। तो इसने क्या करना है, स्टार्ट कर दिया, जो गुप्तचर व्यवस्था थी उसे भी बहुत ज्यादा मजबूत बना लिया, ताकि लोग अगर षड्यंत्र करें तो इसकी जो गुप्तचर व्यवस्था थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, तो इसे डायरेक्टली क्या है पता चल सके और उनके विद्रोह करने से पहले ही अलाउद्दीन खिलजी उनका दमन कर सके। तो गुप्तचरों का एक उपकरण के तौर पे इसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान। इसके कौन कौन से सैन्य अभियान रहे। अलाउद्दीन को एक सूझबूझ वाला और दूरदर्शी महान विजेता माना जाता है। इसकी जो विजय नीतियां रही हैं, इसने काफी प्रकार की विजय नीति अपनाई। उत्तर भारत में जो है इसने अलग विजय नीति अपनाई और दक्षिण भारत में इसने जो है वो अलग नीतियां अपनाई। अब उत्तर भारत की जो नीतियां थी वो प्रत्यक्ष नीतियां थी, यानी जिन एरियाज को ये विजिट करता था उनको अपने साम्राज्य में मिला लेता था। लेकिन दक्षिण भारत में इसने जितनी भी विजय की उसमें ये इसका सोचना ये था या मानना ये था, इसका हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा दूरदर्शी था। अब इसने ये सोचा कि दक्षिण भारत तक मैं डायरेक्टली जो है वो पहुंच नहीं सकता हूं और हो सकता है कि यहाँ पे विद्रोह हो जाए और वो एरिया जो है वो मेरे अंडर में ना रहे। तो इसने उसका जो है वो अप्रत्यक्ष शासन करना स्टार्ट कर दिया। यानी इसने कहा कि जो दक्षिण भारत के जो एरियाज इसने जीते उसमें इसने उन लोगों से उनली राजस्व लेना इकट्ठा कर दिया और राजस्व जैसे जो राजस्व हुआ करता था वो इनसे ले लेता था। लेकिन उसने उन एरियाज को, जो दक्षिण भारत के एरियाज को जीते थे, उन्हें इसने अपने साम्राज्य में नहीं मिलाए, बल्कि उन्हें ये कहा कि आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए, हमारे अंडर में आ जाइए और राजस्व आप हमें देते जाइए, शासन जो है वो आप स्वयं ही करते जाइए, राजा जो है वो आप स्वयं ही यहाँ के रहेंगे। अलाउद्दीन के सैन्य अभियान जो है, उत्तर भारत के कुछ सैन्य अभियान है और दक्षिण भारत के कुछ सैन्य अभियान। इनकी कहानी जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों की हम देख लेते हैं। तो इसका पहला जो उत्तर भारत में
जो सैन्य अभियान था वो था गुजरात का अभियान। इन्हें हम लिखकर देख लेते हैं। गुजरात का सैन्य अभियान, ये सैन्य अभियान 1297 ईस्वी का था। गुजरात का अभियान था, प्रथम अभियान था। इसने जो है गुजरात के उस समय शासक हुआ करते थे रायकर्ण सेकंड, जो बघेल राजपूत थे। गुजरात में जब ये अभियान करता है तो इसकी जो मुलाकात होती है वो किससे होती है? मलिक काफूर नामक व्यक्ति से होती है। मलिक काफूर जो था ये एक हिजड़ा था, जिसे मलिक काफूर क्या करता है, गुजरात में ही 1000 दिनार देकर खरीद लेता है। ठीक है, इसीलिए मलिक काफूर को इतिहास में 1000 दिनार नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1000 दिनार नाम से किसे जाना जाता है, तो मलिक काफूर को जाना जाता है। उसके बाद अलाउद्दीन जो था, ये रायकर्ण की जो वाइफ हुआ करती थी कमला देवी, कमला देवी यानी ये दमन कर देता है राय और जो रायकर्ण था उनका दमन कर देता है, और उसकी वाइफ जो थी कमला देवी, तो कमला देवी से ये विवाह कर लेता है। तो पहला जो इसका अभियान था वो जो था वो सक्सेसफुल था। नेक्स्ट अभियान था राजस्थान पर। ये जो है ये अभियान जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैंने नोट्स में शामिल नहीं किए हैं। थोड़ी थोड़ी बस कहानी आप सुन लीजिए और बहुत ज्यादा आपको याद नहीं रखना है। ये जो इसका अभियान रहता है वो रहता है 1299 में। इस अभियान में इसने चौहान वंशी शासक हमीर देव को पराजित किया था और राजस्थान पर ये अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। तो इसकी राजस्थान में जो विजय होती है। नेक्स्ट जो अभियान था वो चित्तौड़ पर इसका अभियान था। कब था? 1303 में। चित्तौड़ की राजधानी मेवाड़ हुआ करती थी। चित्तौड़ के शासक जो हुआ करते थे वो रतन सिंह हुआ करते थे। तो चित्तौड़ पर भी ये विजय हासिल कर लेता है, और चित्तौड़ पर विजय हासिल करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी का जो पुत्र था खिज्र खां को ये शासक नियुक्त करता है चित्तौड़ का, और चित्तौड़ का नाम बदल के क्या रख दिया जाता है? खिजराबाद। तो ये खिजराबाद से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये आपको वनडे एग्जाम में ही क्वेश्चन मिलेंगे इस टाइप से। जो है मैं यूपीएससी में डायरेक्टली क्वेश्चंस की अगर बात करें तो ये अभियान वगैरह से नहीं पूछे जाते हैं। ज्यादातर जो शासक है उपाधियां धारण करते थे, या फिर उनके यहाँ से टाइम पीरियड वगैरह से जो है ये कुछ कहानियां यहाँ से पूछ ली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट अभियान रहता है इसका मालवा का अभियान। मालवा के शासक महलक देव को भी ये यहाँ से पराजित कर देता है। तो इसका जो 4 अभियान था वो था मालवा का अभियान, जिसमें इसकी भी जीत रहती है। नेक्स्ट जो अभियान था जालौर अभियान। ज्यादातर इसके जो अभियान रहे हैं इसे जीत ही मिली है। ये इसीलिए कहा जाता है कि इसने जितने भी अभियान वगैरह किए उसमें जीत मिली। ये कुशल प्रशासक इसे इसीलिए तो कहा गया है। चौहान वंश के शासक कन्हर देव जो है यहाँ पर शासन कर रहा था, और इसे जालौर में भी जीत मिलती है। ये थे हमारे उत्तर भारत के अभियान। अब देख लेते हैं दक्षिण भारत के अभियान। तो दक्षिण भारत के ज्यादातर जो अभियान हुए उनमें ज्यादातर जो नेतृत्व किया गया वो मलिक काफूर के द्वारा किया गया। तो वो जो स्टार्टिंग में आप मैप देख रहे थे वो मलिक काफूर के अभियान, वो दक्षिण भारत वाले एरियाज थे। दक्षिण भारत के अभियान। दक्षिण भारत के अभियान में प्रथम अभियान है देवगिरी का अभियान। देवगिरी में 1307 से 1308 का टाइम पीरियड माना जाता है। इसमें यादव वंश की जो थी वो शासन व्यवस्था थी। यहाँ के शासक देवगिरी के हुआ करते थे रामचंद्र देव। तो इसमें इस अभियान में जो मलिक काफूर था उसे काफी ज्यादा धन की प्राप्ति होती है देवगिरी से, और वो जीत लेता है। ठीक है, जब मलिक काफूर को बहुत ज्यादा अत्यधिक धन की प्राप्ति होती है, और मलिक काफूर जो है वो आक्रमण करता है जब देवगिरी पर। नेक्स्ट इनका अभियान था तेलंगाना पर। दक्षिण भारत में नेक्स्ट अभियान इनका तेलंगाना पर था। ये जो अभियान था ये 1310 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इसकी राजधानी तेलंगाना की हुआ करती थी वारंगल। इसकी जो राजधानी थी वारंगल। यहाँ पे किस वंश का शासक था? वो था
काकतीय वंश की शासन व्यवस्था थी और तेलंगाना के जो शासक थे वो प्रताप रुद्रदेव फर्स्ट थे। अब जब तेलंगाना अभियान जब ये देवगिरी का अभियान करते हैं जिसमें इन्हें बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति होती है और जीत हासिल होती है मलिक काफूर की, तो तेलंगाना पर इन्हें अभियान करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तेलंगाना के जो शासक थे उन्होंने अपनी जंजीर भरी मूर्ति में, जो उनकी मूर्ति थी उसमें पूरी जंजीर लगवा के मलिक काफूर के पास क्या करते हैं, भेज देते हैं। अब इसका मोटिव क्या था इस जंजीर को ऐसे भेजने का? सिंपल, इससे ये पता चलता है कि हम जो है हमारे क्षेत्र पर आप अभियान नहीं करिए, हम ऑलरेडी आपकी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो इस अभियान से भी अलाउद्दीन खिलजी को बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति होती है। नेतृत्व जो था वो मलिक काफूर के उसमें किया गया था, लेकिन जो शासन था वो तो अलाउद्दीन खिलजी का था, इसीलिए बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति जो है वो अलाउद्दीन खिलजी को होती है। ठीक है, और यहीं पर तेलंगाना के शासक जो थे उनके पास कोहिनूर हीरा हुआ करता था, तो तेलंगाना के शासक ने मलिक काफूर को कोहिनूर का हीरा दिया था, अधीनता स्वीकार कर ली थी और कोहिनूर का हीरा भी दिया था। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है और यहीं से हम देखेंगे कि कोहिनूर का हीरा जो है वो इंडिया से होते होते और इंग्लैंड तक जा पहुंचा। नेक्स्ट हम देखेंगे मैसूर। मैसूर का जो वो अभियान था वो था 1311 ईस्वी में। इसकी राजधानी जो हुआ करती थी द्वार समुद्र हुआ करती थी। यहाँ पे भी होयसल वंश का रूल था, यहाँ पे भी ये विजिट कर लेता है। साथ ही में नेक्स्ट जो इनका अभियान रहता है वो रहता है पांड्य। अब यहाँ पे पांड्य में देखिए ये अभियान नहीं होता है, एक्चुअल में यहाँ पे होता क्या है कि पांड्य का भी ये भी 1311 में माना जाता है। पांड्य में उत्तराधिकार युद्ध का संघर्ष चल रहा था दो भाइयों के बीच में, सुंदर पांड्य और वीर पांड्य, जिसमें ऐसा माना जाता है कि सुंदर पांड्य और पांड्य की जो राजधानी थी वो मथुरा थी। तो सुंदर पांड्य भागकर अब मलिक काफूर जो था ये बहुत स्ट्रांग हो रहा था अपने इसके नेतृत्व में, इतने सारे वो जो ऑलरेडी युद्ध जो था वो जीत चुका था। तो सुंदर पांड्य जो है वो भागकर मलिक काफूर के पास हेल्प मांगने जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि मलिक काफूर को एक ऑप्शन मिल जाता है इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का। और यहीं से जब आंतरिक मामलों में इनके हस्तक्षेप करने का अवसर मिल जाता है तो सुंदर पांड्य का मलिक काफूर जो है, सुंदर पांड्य और मलिक काफूर जो है इनका पीछा करते हैं, लेकिन जो वीर पांड्य है वो भाग निकलता है। और यहीं से हम देखते हैं कि आर्थिक तौर पे अगर हम देखें तो इन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। अब नुकसान इसलिए क्योंकि अगर ये पांड्य को भी जीत जाते तो मलिक काफूर को यहाँ से बहुत ज्यादा धन वगैरह की प्राप्ति हो जाती, साथ ही में उसके अलावा यहाँ पे एक और विजय हो जाती, लेकिन पांड्य पर ये जो है ये विजय नहीं स्थापित कर पाते, इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर पाते हैं किसी भी प्रकार का। ये इसके सैन्य अभियान थे। ठीक है, अब इसके बाद कुछ इसकी आर्थिक उपलब्धियां भी रही हैं, जैसे बाजार नियंत्रण की नीति। इसने बाजारों पर पूरे तरीके से नियंत्रण कर लिया था, उनमें बाजारों पर इसने टैक्सेस वगैरह लगा दिए थे। उसके अलावा अगर हम देखते हैं कि अनाज को एकत्रित करने के लिए इसने शासकीय भंडारण की प्रक्रिया जो थी उसे स्टार्ट किया था। बाजार नियंत्रण करने के लिए इसने एक विभाग चालू किया था जिसे दीवाने रियासत कहा जाता था। साथ ही में सभी व्यापारियों को सहना ए मंडी के दफ्तर में पंजीकरण, अगर कोई भी व्यापारी जो है वो पंजीकरण करवाना चाहता है, व्यापार करना चाहता है, तो उसे सहना ए मंडी से क्या करना पड़ेगा, पहले पंजीकरण करवाना पड़ेगा, तभी जो है वो यहाँ पर जो भी व्यापार था वो कर सकता था। अलाउद्दीन में अगर हम देखें तो उसकी बहुत सारी जो उसकी कृषि वगैरह पे भी वो टैक्सेस जो था वो लगवाता था। तो इसके बहुत सारे शासन में हम देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंट भूमिका रही है। इसके बाद खिलजी वंश के उसमें देखें तो अलाउद्दीन की मृत्यु जो है वो 1316 में हो जाती है। उसके बाद जो हम देखते हैं कि उसके बाद जो नेक्स्ट शासक बनते हैं वो सिहाबुद्दीन उबर, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, नसीरुद्दीन खुसरो शाह जैसे कुछ अयोग्य शासक सत्ता पर बैठते हैं। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की अगर हम बात करें,
जिसका टाइम पीरियड 1316 से 1320 तक माना जाता है, ये जो था पहला सुल्तान शासक था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो इसकी हमें एक ही यही उपलब्धि जो है वो देखने को मिलती है। साथ ही में देवगिरी दोबारा से स्वतंत्र हो गया था अलाउद्दीन खिलजी के बाद, तो ये दोबारा से उसकी विजय प्राप्त कर लेता है। इसकी कहानियों में जो है मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर जो खुसरो शाह था वो नेक्स्ट शासक बना था जिसने अपने आप को पैगंबर का सेनापति घोषित किया था। नेक्स्ट जो हमारी कहानी होगी वो हम तुगलक वंश की देखेंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स। ये जो कहानी थी वो हमारी खिलजी वंश की थी।